हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लासेस स्वागत है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो क्लास था है ना, जय प्रकरण चल रहा है। मैंने आपको पोर्शन कंप्लीट कर दिया, तो आज मैं आपको बताऊंगा शोषण। बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। कहावत में कहा गया है ना, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होता। आप मेहनत करोगे, आप बुलंदी तक पहुंचोगे। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप बुलंदियां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले शोषण। तो आप देखिए, बेहतरीन लगेगा। देखिए शोषण क्या है, तो बताएंगे ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को शोषण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, बट ये ऊर्जा को हम लोग डायरेक्ट स्टोर नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम लोग खाते नहीं है, पहले उसका विखंडन करते हैं। तो विखंडन करने के लिए मुझे चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं बाबू, है ना, शोषण इसलिए लेते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके। और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग आराम से अपने भोजन का विखंडन कर सकेंगे, और जब विखंडन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भोजन से ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। बच्चों, भिन्न पाथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, है ना। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने भोजन को विखंडन करते हैं। तो ग्लूकोज होता है फॉर्मूला C6H12O6, जिसका हमारा ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है। बच्चों, मैं बताऊंगा जो ग्लूकोज टूटता है वो पाइरुवेट में टूटता है, और पाइरुवेट 2 कार्बन के होते हैं, जिसे बोलेंगे 3 कार्बन के होते हैं। लेकिन पाइरुवेट जब 3 कार्बन के होते हैं तो बोलेगा कि सर आपने तो बताया 6 कार्बन होते हैं, जब इसका तोड़े तो 3 कार्बन बच गया, मतलब ऊर्जा कम मिलेगा। नहीं मेरे भाई, जब 6 कार्बन था और जब पाइरुवेट में टूटा तो पाइरुवेट 1 में नहीं टूटा, पाइरुवेट 2 बना। मतलब 3 कार्बन का 1 पाइरुवेट और 3 कार्बन का 1 पाइरुवेट, तो कितना हो गया, 6 कार्बन। ये था आपका, ठीक है। और ये जो टूटता है ये कोशिका द्रव में टूटता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोशिका द्रव क्या होता है। देखिए कोशिका द्रव क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोशिका है, तो कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और ये जो हमारे दिख रहा है ये होता है प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन जो ये बच गया, ये सत्ता जो बच गया, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। तो ग्लूकोज हमारा टूटता है पाइरुवेट प्लस ऊर्जा में, और ये कोशिका द्रव में टूटता है। अब जो पाइरुवेट है वो हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, ऑक्सीजन का अभाव में क्या बनाता है, और ऑक्सीजन का उपस्थिति में क्या बनाता है। ये 3 बात आपको बताने वाले हैं। बच्चों, पाइरुवेट हमारा जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति जब होता है तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है, जो कहाँ बनता है, ईस्ट में बनता है ना। किस विधि द्वारा बनता है, किण्वन विधि द्वारा बनता है। दूसरा बात, ऑक्सीजन का अभाव जो होता है, अगर मान लीजिए आपके अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो गया तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, प्लस में ऊर्जा बनेगा, जो हमारे पेशी कोशिका में बनता है। बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जब जिम जाते हो, आप लोग जब वर्कआउट करते हो, जब आप लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो पहला दिन में, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है। और जब आप लोग दौड़ते हो, बहुत स्पीड में ऐसे दौड़ते हो, और जब दौड़ते हो तो आप लोग श्वास किसे लेते हो, बताओ, बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, तो क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है, प्लस में ऊर्जा बनता है, जिस कारण से आपकी जो पेशी कोशिका है वो आपका, है ना, दर्द करने लगता है। और यही दर्द को, यही पेशी कोशिका को जो दर्द होता है उसी को बोल देते हैं शरीर में क्रैम्प आना। शरीर में क्रैम्प आना इज नथिंग बट, है ना, कभी कभी जब हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है ना। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्या कहलाता है, क्रैम्प का कारण बन जाता है। मतलब पेशी कोशिका में दर्द आ जाता है। बोला गया तो ऑक्सीजन का अभाव में क्या बना, लैक्टिक अम्ल बना, प्लस में ऊर्जा बना। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है तो हमारा CO2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल बनता है, और प्लस में ऊर्जा बनता है, जो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। क्या आपको आया कि नहीं आया, मैंने पढ़ाया शोषण क्या होता है। शोषण बताएं, ऊर्जा का उत्पादन, है ना, करने के लिए, है ना, जो हम लोग भोजन का क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शोषण कहते हैं। हम जानते हैं कि अन्य विधि द्वारा हम लोग ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। विखंडन का मतलब होता है तोड़ना।
तो ग्लूकोज को तोड़ते कहाँ पे, हम लोग पाइरूवेट में तोड़ते हैं। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है ना। ये कहाँ टूटता है, कोशिका दर में टूटता है। और पाइरूवेट तीन कंडीशन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज बनाता है। पहला, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। कहाँ बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला बोलेंगे ऑक्सीजन का अभाव होता है तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। कहाँ बनाता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब होती है तो क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा। कहाँ बनाता है, ईस्ट में। कौन सा विधि द्वारा बनाता है, किण्वन विधि द्वारा बनाता है। आगे शरीर में क्रैम्प आ गया। अगला हम जानते हैं बच्चों एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग भोजन का विखंडन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, जिसे श्वसन कहते हैं, है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो बोलेंगे एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा का मुद्रा। मतलब इतना ज़्यादा ऊर्जा भरा हुआ है कि अगर आप सोगे ऐसे तो आपका एटीपी काम नहीं करेगा, ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप लोग दौड़ भाग करोगे पूरा स्पीड में तो आपका क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। बोला गया है ना, कोशिकीय शोषण में उत्सर्जित ऊर्जा उसी समय, है ना, एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। तो बच्चों ये था हमारा, है ना, श्वसन के बारे में पढ़ने का। और मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ श्वसन के रिलेटेड, जिससे पढ़ेंगे, है ना, कि हमारे पौधों में श्वसन कैसे होते हैं, जलीय जंतु में श्वसन कैसे होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों आपको बताएं कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों मैं बताना चाहता हूँ आपको, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नोट्स बनाना है और इसी के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, इसी के अंदर आपको पूरा का पूरा, है ना, जैक बोर्ड में मिलेगा, है ना, जैक बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट्स की तरह बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। बेहतरीन का बेहतरीन नोट्स बनाया गया है मेरे हाथ के द्वारा, है ना। श्वसन 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा वायवीय होते हैं और एक हमारा अवायवीय होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि वायवीय क्या होते हैं और अवायवीय क्या होते हैं। देखिए ऑक्सीजन का उपस्थिति जब होती है तो बोलेंगे वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उसे क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। आगे बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। बच्चों आपको समझ में आएगा कि उपचयन का मतलब क्या होता है। हम बताना चाहते हैं उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। बोलिए ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। एक बार और बोलिए ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उपचयन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया, अब आप कमेंट में कीजिएगा कि सर उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ये जो वीडियो आपका है ये 1 शॉट है और ये आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें जब संपूर्ण तरीका से होता है तो CO2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और प्लस में ऊर्जा बनता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिससे इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, CO2 और प्लस ऊर्जा बनता है। आगे या कोशिका दर और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, में होता है कौन, वायवीय श्वसन। कहाँ होता है वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका दर में होता है। लेकिन हमारा अवायवीय श्वसन जो होता है वो सिर्फ हमारा किसमें होता है बच्चों, ये सिर्फ हमारा होता है, हमारा सिर्फ होता है ना, कोशिका दर में होता है, कोशिका दर में होता है ना। इसमें ज्यादा ऊर्जा बनता है, इसमें कम ऊर्जा बनता है। इसमें जो ऊर्जा बनता है वो 36 एटीपी बनता है, इसमें जो ऊर्जा बनता है वो हमारा मात्र 2 एटीपी बनता है। इसका एग्जाम्पल हमारा मानव हो गया, इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया ईस्ट। तो एक बार आपको रिकैप रिवीजन करवाते हैं बच्चों, एक बार दिमाग बंद करके, है ना, आंख बंद करके, है ना, आप लोग फोकस्ड रहिए, बी फोकस्ड बनिए और मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा ऑनलाइन के विद्यार्थी। हम लोग पढ़े श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में, है ना, हम देखते हैं इसमें संपूर्ण तरीके से उपचयन होता है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड,
जल प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण में इसमें संपूर्ण तरीका से उपचयन नहीं होती है, इसलिए इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल है ना, CO2 प्लस में ऊर्जा मुक्त होती है। और बताना चाहते हैं हमारा जो वायवीय शोषण है ये माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन हमारा अवायवीय शोषण सिर्फ हमारा होता है किसमें, कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय शोषण में ज़्यादा ऊर्जा बनती है लेकिन अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा बनती है। वायवीय शोषण में 36 ATP बनता है लेकिन अवायवीय में मात्र 2 ATP बनता है। वायवीय शोषण में हमारा एग्जाम्पल के तौर पर मानव हो गया और हमारा अवायवीय में एग्जाम्पल हो गया हमारा ईस्ट हो गया, है ना। ये हमारा हुआ कंप्लीट, है ना। 2 प्रकार के होते हैं शोषण। आगे पढ़ेंगे बच्चों पौधों में शोषण। पौधों में शोषण होते हैं दिन और रात में। दिन में O2 देता है और CO2 लेता है, लेकिन रात में केवल CO2 निकालता है। इसलिए रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब जब जो हमारा पौधा जो होता है, जो हमारा पौधा होता है वो हमारा क्या करता है, O2 दिन में क्या करता है, देता है और CO2 लेता है। तो कौन सा विधि द्वारा होता है, तो बोलेगा विसरण विधि द्वारा। तो विसरण क्या है ना, जब पौधे है ना दिन में ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन CO2 लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। आगे जलीय जंतु द्वारा शोषण कैसे होता है, तो बोलिएगा जलीय जंतु द्वारा शोषण हमारा क्लोम के द्वारा होता है। और कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। जलीय जंतु द्वारा शोषण जो होता है, पहले लिखे हैं जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आया बच्चों घुलनशील, इसका मतलब क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। घुलनशील का मतलब होता है जब आप लोग चीनी लेते हो और पानी लेते हो और एक गिलास लेते हो, जब चीनी डालते हो और पानी डालते हो तो क्या चीनी पूरा घुल जाता है, हाँ घुल जाता है। तो जब पूरा का पूरा घुल जाता है मेरे भाई, है ना, मेरे दोस्त, मेरे लाल, है ना, मेरे जान, जो भी आप लोग हो, है ना, जब घुल जाती है उसको बोलते हैं घुलनशील। लेकिन क्या आप लोग तेल और पानी लेते हो तो क्या तेल पानी घुल जाती है, नहीं घुलती है, इसलिए बोलते हैं उसे अघुलनशील। तो बोला गया जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं कौन, जलीय जंतु। किसके द्वारा करते हैं, क्लोम के द्वारा करते हैं। बट कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसे देखिए, पहले मान लीजिए मैं मछली हूँ, मैं क्या हूँ, मछली। अब मैं मछली बन गया, मछली का ये है मुंह, ये पूरे पानी को स्टोर कर लेता है मुंह में, और जब ये पानी को स्टोर कर लेता है मुंह में, और फिर ये क्या करता है, ये इस पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, ये सारा पानी को भेजता है क्लोम तक। और ये क्लोम क्या करता है, ये क्लोम हमारा क्या करता है, सारे ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है और उधर तक पहुंचाता है, और उधर सारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और जो पानी होता है वो नाक के द्वारा निकाल देता है। क्लियर क्लियर। एक क्वेश्चन हमारा है, जलीय जंतुओं में शोषण दर अधिक क्यों होता है, क्योंकि है ना जल में घुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। इस कारण से है ना जो उसका दर होता है वो अधिक होता है। ये आपका रहा जलीय जंतु द्वारा शोषण और पौधे में शोषण, और शोषण के 2 प्रकार। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ये आपका शोषण का लास्ट टॉपिक होगा कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। देखिए तो बच्चों आपको पढ़ाया गया पौधों में शोषण, आपको पढ़ाया गया शोषण के 2 प्रकार होते हैं, आपको पढ़ाया गया जंतुओं में पोषण, मतलब जलीय जंतुओं में पोषण। अब मैं बताऊंगा मनुष्य में शोषण कैसे होता है। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि मनुष्य में जो शोषण होता है वो 9 स्टेप में होता है। पहला जो हम लोग श्वास लेते हैं तो हमारा नासा द्वार के द्वारा वायु हमारा पूरा प्रवेश करता है। तो नासा द्वार के बाद कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। तो मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है, गर्सनी में जाता है। गर्सनी के बाद कहाँ जाता है, श्वसन नली में जाता है। श्वसन नली के बाद कहाँ जाता है ना, उपास्थि वलय में जाता है। उपास्थि वलय के बाद कहाँ जाता है, फुफ्फुस में जाता है। और फुफ्फुस के बाद कहाँ जाता है, श्वसनी में आता है। और फिर श्वसनिका में आता है, और फिर लास्ट कुपिका में जाता है। तो आपको मेरे साथ एक बार रिकॉल करना है, आपको मेरे साथ एक बार बोलना है कि पहला जो हम लोग श्वास लेते हैं, जो हमारा वायु अंदर जाता है तो पहले कहाँ जाता है, नासा द्वार के पास जाता है। नासा द्वार के बाद हमारा मुख गुहा में जाता है, और मुख गुहा के बाद हमारा गर्सनी में जाता है। गर्सनी के बाद हमारा श्वसन नली में आता है। श्वसन नली के बाद उपास्थि वलय में जाता है। उपास्थि वलय के बाद फुफ्फुस में जाता है, और फुफ्फुस के बाद हमारा श्वसनी में जाता है, और श्वसनी के बाद श्वसनिकाय में जाता है, और फिर हमारा लास्ट कुपिका में जाता है।
ये आपको 9 स्टेप पूरा का पूरा लर्न करना है। ये आपके जेक बोर्ड में पूछेगा बच्चों कि बताइए हमारा श्वसन का पाथ क्या होता है, श्वसन का रास्ता क्या होता है, कहाँ से कहाँ जाता है। तो आपको फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट हमारा नासाद्वार और लास्ट हमारा कुपिका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके 9 जो स्टेप दिए गए हैं, जो नाम 9 दिए गए हैं, ये आपके बुक में डिटेल्स नहीं बताया गया। डिटेल्स मात्र 3 के बारे में बताया गया, नासाद्वार के बारे में, उपास्थि वलय के बारे में और कुपिका के बारे में। तो मैं आपको 3 ही स्टेप बताऊंगा, 3 ही के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब आप 11 जाओगे तो पूरा का पूरा सीख जाओगे, है ना। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा श्वसन वर्णक, तो हमारा श्वसन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों नासाद्वार क्या होता है वो सुनिए। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार से प्रवेश करती है, मतलब नासाद्वार के बाद से प्रवेश करती है। नासाद्वार से जाने वाली वायु रास्ते में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पादित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है भाई मेरे, है ना, कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या वायु हम शुद्ध वायु लेते हैं? नहीं लेते हैं, शुद्ध वायु नहीं लेते, क्योंकि वायु में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो बताइए जब श्वास लेंगे तो हमारे छोटे छोटे कण हमारे अंदर चले जाएंगे, और जब अंदर जाएंगे तो फेफड़ा में जाएंगे, तो फेफड़ा हमारा क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा, है ना, मतलब हानि हो जाएगा हमारा। तो हमारे नाक में छोटे छोटे महीन बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, छोटे छोटे कण को पकड़ के रख लेते हैं, जिस कारण वो हमारे फेफड़ा तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे बात लिखा गया है, इस मार्ग में श्लेष्मा की परत पाई जाती है। श्लेष्मा का मतलब होता है भाई किसी चीज के ऊपर, है ना, सतह बनाना, जिससे कोई गंदी कण, छोटे छोटे कण हमारे फेफड़ा तक ना पहुंच पाए, इसलिए एक परत बनाती है ना, ताकि हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहे और हमारे छोटे छोटे कण हमारे शरीर में ना जा सके। आगे कंठ उपास्थि वलय क्या होता है? उपास्थि वलय का मतलब होता है यह कंठ में उपस्थित होता है। ये कहाँ पर उपस्थित होता है? कंठ में उपस्थित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग नियमित ना हो। और नियमित ना हो का मतलब क्या हुआ, अब बताना चाहता हूँ मैं आपको। क्या आप लोग श्वास लेते हो तो क्या CO2 और O2 एक बार में लेते हो? मतलब O2 ऐसे, तो क्या CO2 भी छोड़ दिया? जब भी लेते हो तो पहले ऑक्सीजन लेते हो, फिर CO2 छोड़ते हो। जैसे देखिए, तो मतलब एक कहने का मतलब हुआ कि जब O2 लेते हैं तो सिर्फ O2 लेते हैं, और जब CO2 को छोड़ते हैं तो CO2 को छोड़ते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि उपास्थि वलय सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग नियमित ना हो, मतलब कभी टकराने का काम नहीं करता है। मतलब सोचिए कि जब ऑक्सीजन आ रही होगी तो सिर्फ ऑक्सीजन आ रही होगी, जब CO2 जा रही होगी तो CO2 जा रही होगी, उसके बाद ऑक्सीजन बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं तो फिर हम CO2 लेते हैं, फिर मतलब O2 लेते हैं, और जब O2 ले लेते हैं फिर CO2 को छोड़ देते हैं। मतलब काम एक बार में एक ही होता है ना। बोलते हैं एक पंथ दो कार्य, इसमें एक नहीं दो नहीं होता है, मात्र एक पंथ एक ही कार्य होता है। जब ऑक्सीजन लेते हो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो, जब CO2 छोड़ते हो CO2 सिर्फ छोड़ते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिखा है नियमित ना हो। आगे कुपिका क्या है? कुपिका देखिए, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होता है ना, के भीतर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे से रचना में बदल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कुपिका कहते हैं। और कुपिका क्या होता है? मतलब वही बोला, देखिए गुब्बारे के रूप में बदल गया, और गुब्बारे के रूप में बदल गया, उसे क्या बोलते हैं? कुपिका। कुपिका एक सतह बनाती है जिसे गैसों का विनिमय हो सके, मतलब गैसों का आदान प्रदान हो सके। कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का घना जाल होता है, जिससे पूरे रुधिर क्या करते, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। क्या? श्वसन, मतलब वायु पहुंचा देता है। फिर आया श्वसन वर्णक क्या होता है? तो श्वसन वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होता है। CO2 का सांद्रता अधिक नहीं होता है, हमारा ऑक्सीजन का सांद्रता अधिक होता है। तो ये आपका टोटल था श्वसन के बारे में। मैंने पढ़ा पहले श्वसन क्या है, फिर मैंने पढ़ा श्वसन जब हमारा ग्लूकोज टूटता है तो तीन स्टेप में क्या क्या बनता है वो मैंने पढ़ा। फिर आपको बताया कि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो शरीर में क्या आता है? क्रैम्प आता है। फिर मैंने पढ़ा जब हम लोग भोजन का विघटन करते हैं तो ऊर्जा जब मिलता है तो ऊर्जा किसके फॉर्म में, है ना, वो स्टोर होता है? ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर मैंने पढ़ा श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक वायवीय एक अवायवीय होता है। फिर मैंने पढ़ा जंतुओं में श्वसन, फिर मैंने पढ़ा पौधों में श्वसन, फिर मैंने पढ़ा जलीय जंतुओं में श्वसन, फिर मैंने पढ़ा
पढ़ा मनुष्य में शोषण, मनुष्य में शोषण में पढ़ा 3 को डिटेल से पढ़े, नासा द्वार, उपास्थि वलय और कुपिका के बारे में पढ़े, और लास्ट हमारा देखिए हमारा क्या लास्ट शोषण वर्ण के बारे में पढ़े। ये आपका डिटेल्स शोषण था। अगर इसे आप देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके सारे है ना जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप रिजल्ट में भी अपना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल पवन जी क्लासेस, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना, एंड वेलकम टू पवन जी क्लासेस।